DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। नमस्ते, मेरा नाम अर्पित गुप्ता है। मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 में 54th रैंक हासिल की है। मैं अभी आपके सामने जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा है उसके लिए अपनी जो भी स्ट्रैटेजी रही है और जो भी फ्रेमवर्क रहा है वो शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि ये आप में से काफ़ी सारे लोग जो कि मैथ्स के लिए कोचिंग नहीं कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि मैं IIT रुड़की से मैंने ग्रेजुएशन की है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जस्ट बिकॉज मैंने IIT रुड़की से ग्रेजुएशन की है तो कहीं ना कहीं आई हैव अ साउंड मैथमेटिकल बैकग्राउंड। तो मैथमेटिक्स का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है इस एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि एक अच्छा नैक रहता है हमारा मैथमेटिक्स का। तो कोशिश करिए कि अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर आपने BSc या फिर MSc या फिर ऐसा कुछ भी मैथमेटिक्स से नहीं किया है प्रीवियसली, तो आई वुड लाइक कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तभी ऑप्शनल लें, क्योंकि ये ऑप्शनल थोड़ा सा रिस्की है इन द सेंस कि अगर आप ये ऑप्शनल लेते हैं तो ये आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और एक अच्छी रैंक भी दिला सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये ऑप्शनल ऐसा भी साबित हो सकता है जो आपको कभी लिस्ट में नहीं आने देगा, जो हमेशा आपको लिस्ट से एलिमिनेट कर देगा। तो क्योंकि ये इस तरह का ऑप्शनल है जो कि आपको एवरेज मार्क्स नहीं देता है, तो आपको ये जो स्ट्रैटेजी है वो सुनने के बाद कोशिश करिए कि स्ट्रैटेजी को आपको किस तरह से अप्लाई करना है, और आप जो है स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके वो चीज़ कर सकते हैं नहीं, ये आपको एक बार अपने आप से देखना पड़ेगा। तो मेरी जो मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी रही है वो बहुत ही क्लियर रही है कि मुझे सिलेबस के हर पार्ट को बुक से कवर करना है। रैंडमली लोग जो है IMS या फिर किसी और भी कोचिंग में जाते हैं और वहाँ से सिलेबस कवर करते हैं, और काफ़ी सारे नोट्स भी कोचिंग्स के हैं जो कि पॉपुलर है मार्केट में और लोग उससे पढ़ते हैं। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी नहीं रही है, इसलिए मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी ऑप्शनल की थोड़ी अनकन्वेंशनल रही है, लेकिन क्योंकि इसने मुझे रिजल्ट दिया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये शेयर करूँ और बाकी लोग भी जो है इससे मोटिवेटेड हो करके ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें। तो जब मैंने मैथ्स ऑप्शनल शुरू किया था तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन मैंने ये कोचिंग ज्वाइन नहीं करी। तो मैंने सिलेबस का सबसे पहले जो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक्स थे वो उठाए और मैंने कोशिश की कि मैं देख पाऊँ कि इन टॉपिक्स में मैं कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो क्योंकि जो सिलेबस के मैथ्स के सबसे इजी टॉपिक्स हैं वो हैं लीनियर अलजेब्रा है या फिर कैलकुलस, क्योंकि एज एन इंजीनियर मेरे लिए कैलकुलस इजी होती है, तो कैलकुलस जो है मैंने पिक किया। थर्डली जो है वेक्टर एनालिसिस जो एक टॉपिक है सिलेबस में वो काफ़ी इजी है। पेपर 2 में जो लीनियर प्रोग्रामिंग एक टॉपिक है वो थोड़ा इजी टॉपिक है, और अगर आप देखें न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो थोड़ा इजी टॉपिक है। तो ये जो इजी टॉपिक्स हैं इनको मैंने पहले देखा और कोशिश की कि क्या मैं इनको खुद से कवर कर सकता हूँ। तो जब मैंने इनके सिलेबस को देखा और इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे तो मुझे ये कॉन्फिडेंस मिल गया कि इसको मैं खुद से कवर कर सकता हूँ। और क्योंकि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को ले करके मुझे आइडिया है कि कहीं ना कहीं कोचिंग्स भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे बुक से ही सिलेबस कवर करना है। अब पहली चीज़ तो ये है कि नोट्स से सिलेबस इसलिए कवर नहीं करना है क्योंकि नोट्स आपको कभी भी कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकते हैं। और UPSC ने जो 2020 और 2021 की मैथमेटिक्स के पेपर्स बनाए हैं उससे एक क्लियरली दिखता है कि UPSC नहीं चाहता है कि आप नोट्स पढ़ के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके मैथ्स के पेपर में मार्क्स लेके आएँ। वो जानबूझ करके आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखा रहे हैं जहाँ पे आपको ये समझ में आए कि हमें अब बुक पढ़नी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी जा करके हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे पेपर में। बुक लिस्ट मेरी ऑलरेडी जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से पूरी बुक लिस्ट देख सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक नहीं पहुँच पाते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। प्रकाश राजपुरोहित सर का ब्लॉग है ऑलरेडी इस पर, और नीतीश के सर का ब्लॉग है इस पर। जो उनकी बुक लिस्ट रही है मैंने सेम बुक्स फॉलो की हैं और वो बुक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं। आपको सिलेबस के जो डिफ़िकल्ट पोर्शंस हैं जैसे मॉडर्न अलजेब्रा है या फिर रियल एनालिसिस है, या फिर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग नहीं हैं, जो जैसे कि मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रही है तो मेरे लिए फ्लूइड मैकेनिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं रहा है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स भी एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रहता है। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं कोशिश करिए कि इनको जो है आप लास्ट में कवर करिए, लेकिन इनके लिए मैक्सिमम जो टाइम है वो आप अलॉट करिए। एक 8 मंथ्स जो प्लान है, 8 मंथ्स प्लान है इस मैथमेटिक्स को कवर करने के लिए। उसमें आप हर महीने जो है सिलेबस वाइज मैंने अगेन जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पूरा का पूरा टाइम टेबल डाला हुआ है कि कैसे आपको कवर करना है हर टॉपिक, और हर टॉपिक को कवर करने के बाद किस तरह से करना है। तो मैं वो एक टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ।
फॉर एग्जांपल हमने लीनियर अलजेब्रा पिक किया, तो हम लीनियर अलजेब्रा में जो बुक फॉलो करते हैं वो कृष्णा सीरीज़ की बुक है या फिर शॉम्स की बुक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कृष्णा सीरीज़ की बुक उठाएं और जो भी सिलेबस में गिवन टॉपिक्स हैं उनको उस बुक से कवर कर लें। जब हम वो टॉपिक्स को कवर कर लेंगे और हर टॉपिक पे 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। हम देखेंगे कि यूपीएससी का क्या ट्रेंड रहा है, एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस हैं जो वो कंटिन्यूसली हर साल पूछ रहा है, या फिर कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूपीएससी बार बार टेस्ट कर रहा है। जब हम वो चीज़ें कवर कर लेंगे तो हम वापस अपने बुक पे आएंगे और हम देखेंगे कि क्या बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर बुक का कौन सा एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। हम बुक के उस एरिया को वापस जो है कवर करेंगे और जो भी अच्छे क्वेश्चंस लगेंगे उसको एक कॉपी में नोट कर लेंगे। उन क्वेश्चंस को हम जो आगे के अपने जो भी रिवीजन पार्ट रहेगा उसमें बार बार देखते रहेंगे। अब जो अगली बात आती है वो ये आती है कि फिर जो है प्रैक्टिस कैसे होगी। तो प्रैक्टिस हमको कोशिश कर रही है कि जब हम पहला रिवीजन कर रहे हो तो बहुत मिनिमल प्रैक्टिस करनी है। हर टॉपिक से 2-3 एग्जाम्पल्स बस प्रैक्टिस करने हैं। हमें बस टॉपिक को समझना है, अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि ये जो टॉपिक है इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। इसके बाद अब हमको लगता है कि नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि हम बार बार बुक्स को रेफ़र नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कनिष्क कटारिया सर ने, जो कि AIR 1 थे 2018 यूपीएससी CSE एग्जामिनेशन के, उन्होंने अपने नोट्स ऑलरेडी मार्केट में जो है सर्कुलेट किए हुए हैं। और क्योंकि वो नोट्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हैं तो उस नोट्स को मुझे नहीं लगता है कि दोबारा आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। अपना एफर्ट्स आप वहाँ पे अपने एफर्ट्स बचा सकते हैं। उन नोट्स को आप यूज़ कीजिए और उन नोट्स से आपको जो लगता है कि आप उस नोट्स में ऐड करना चाहते हैं वो आप प्रिंट करके उन नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं। पर ट्राई करिए कि उन नोट्स को हॉलिस्टिकली फॉलो करिए। इसके बाद जब आप इन बुक्स को पढ़ लेते हैं तो आप जो फर्स्ट आइट्रेशन जब पूरे सिलेबस की आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें हुआ मॉडर्न अलजेब्रा। तो जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मुझे मॉडर्न अलजेब्रा बिल्कुल भी नहीं समझ में आती थी। मैं पेपर में मॉडर्न अलजेब्रा के लगभग सारे क्वेश्चंस जो है वो गलत करके आया था। जब मैंने पहले अटेम्प्ट में मेरा जो मेंस क्लियर नहीं हुआ तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं जो लैक मेरा कर रहा है पार्ट वो है मैथ्स का पार्ट। और मैथ्स में वो पोर्शंस जहाँ पे मैंने मेहनत नहीं की है या फिर जहाँ पे जो पोर्शंस में मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। तो जब अप्रैल 2021 में वापस से मैंने मैथ्स की पढ़ाई शुरू की थी, तो अप्रैल 2021 में और अप्रैल से लेकर के इनफैक्ट जुलाई 2021 तक मैंने मैथ्स के सिर्फ उन पोर्शंस पे फोकस किया है जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। तो और मुझे सीनियर्स ने एडवाइस किया कि जो है जो ऑलरेडी सर्विसेज में है कि मॉडर्न अलजेब्रा तुम छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने वो एडवाइस कहीं ना कहीं नहीं मानी है, क्योंकि मुझे लगा कि अभी सिलेबस को किसी भी पार्ट को छोड़ना बहुत रिस्की है। तो मैंने मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और फ्लूइड मैकेनिक्स और जो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स हैं, ये जो 5 टॉपिक्स हैं इनको उन 4 महीनों में बहुत ही ज़्यादा टाइम देकर के कवर किया है और कोशिश की कि इन सब्जेक्ट्स को मास्टर करने की कोशिश की जाए। मतलब इतनी ज़्यादा जो है अपनी इतना ज़्यादा लेवल इन सब्जेक्ट्स में कर लिया जाए कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में हैंडल कर लिया जाए। तो ये जो मेरी मेहनत रही उन 3-4 महीने की, जिसकी वजह से मैं इस बार जो है मेंस में मैथ्स में 306 मार्क्स पा पाया। तो ये उस जो 4 महीने की मेहनत है कहीं ना कहीं उसका परिणाम है। अदरवाइज़ मैथ्स मेरे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट होता जो मुझे इस बार फिर से लिस्ट से बाहर कर देता। तो ये जो स्ट्रैटेजी है मेरी अभी तक मैथ्स की, इसको आप एग्जैक्टली इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच वाली बात आती है तो हम मैथ्स पूरी तरह से भूल चुके होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले हमने मैथ्स छोड़ दी होती है और मैथ्स का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि जब हम प्रीलिम्स के बाद पहली बार मैथ्स का कोई ईजीएस्ट टॉपिक भी देखते हैं तो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमने कभी सुना भी नहीं था। तो नए सिरे से वापस से जो मैथ्स शुरू करने वाली चीज़ होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। बुरा लगता है अंदर से, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग फील होता है कि यार क्या ऑप्शनल ले लिया है, लेकिन यही खेल है। आप अगले 10 दिन सबसे ईजी टॉपिक्स को उठाइए और उनमें जो नैक है वापस से मैथ्स का, जो आपका 3-4 महीने पहले था, उसको कवर करने की ज़रूरत है। उन 10 दिनों में जब आपने वो नैक वापस से हासिल कर लिया तब आपको रियलाइज़ होगा कि फाइनली जो है आप मैथ्स में जैसे पहले 3-4 महीने पहले थे जब आप मैथ्स लगातार पढ़ रहे थे, वहाँ पे आप वापस आ गए हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स स्टार्ट करना शुरू करिए, क्योंकि प्रीलिम्स जस्ट खत्म होते ही हम स्पेकुलेशंस में लग जाते हैं कि रिजल्ट कब आएगा या फिर मार्क्स कब आएंगे, तो हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। यही वो टाइम है जब हमको ये चीज़ करनी है। उन्हीं 8-10 दिनों में हमें ये चीज़ करनी है कि वापस से मैथ्स में अपने आप को उस लेवल पे फिर से लेकर के आना है। मैथ्स के एटलीस्ट 2 रिवीजन जो होने चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो 2 आइट्रेशंस मैंने फॉलो किए थे। 2 आइट्रेशंस में, पहले आइट्रेशन में मैंने P1 जो पेपर 1 कवर किया पूरा,
और टेस्ट दिया। फिर मैंने P2 कवर किया, मतलब पेपर 2, उसके बाद मैंने उसका टेस्ट दिया। फिर मैंने जब थर्ड आइट्रेशन में पेपर 1 और पेपर 2 लगातार कवर किए और साथ में दोनों सब्जेक्ट के एक ही दिन 6 घंटे बैठ के टेस्ट दिए। इससे हमको ये फील मिल जाती है कि एग्जामिनेशन में कैसे 6 घंटे बैठ के पेपर देना है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है प्रीलिम्स से बीच से मेंस का, ये हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद आती है कहानी अगेन, क्योंकि हमें पहले पेपर्स देने होते हैं जीएस के और एसए के, तो हम फिर से मैथ्स छोड़ देते हैं 10-15 दिनों के लिए। तो जब हम फाइनली GS4 का पेपर दे करके घर पहुंचते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि मैथ्स बहुत पीछे छूट गई है फिर से। तो जो वो 5 दिन हैं, उन 5 दिनों में आपको मैथ्स को इस तरह से पढ़ना है कि आप जब अगले दिन 6वें दिन जब आप देने जा रहे हैं ऑप्शनल का पेपर, तो आपकी जो मैथ्स स्ट्रेंथ है, जो आपकी रही है, जो आपका लेवल रहा है मैथ्स में, वो वापस से गेन हो जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सारे नोट्स को उन 5 दिनों में पूरी तरह से कम्प्लीटली रिवाइज़ करिए। जो आपने कॉपी बनाई थी जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे थे जो आपको लगता था कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको रिवाइज़ करिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप पेपर देने जा रहे हो फाइनली ऑप्शनल का, उसके 2 दिन पहले, क्योंकि उसके 1 दिन पहले इंग्लिश और हिंदी का पेपर होता है, तो उसके 2 दिन पहले आप ट्राई करिए कि एक टेस्ट दीजिए किसी भी सब्जेक्ट का। पेपर 1 का भी दे सकते हैं, पेपर 2 का भी दे सकते हैं, कोई भी सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, बट एक टेस्ट मैथ्स का 3 आवर्स का ज़रूर दीजिए। उससे क्या होता है कि हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एग्ज़ाम में हम पेपर लिख लेंगे, क्योंकि हमने आखिरी बार जो है मैथ्स का पेपर लिखा होता है लगभग 1-1.5 महीने पहले। तो ये जो पूरी मैथ्स की स्ट्रैटेजी है मेरी, ये रही है। और आपको थोड़ी सी अनकन्वेंशनल लग रही होगी, क्योंकि इस तरह से लोग मैथ्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने हेल्प टेलीग्राम चैनल से भी ली हुई है, वहाँ पे मैं थोड़ा एक्टिव था, तो वहाँ पे जो है फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन भी किया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है, क्योंकि मैथ्स जो है लोग अभी भी जो है वही पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं कि IMS के नोट्स कवर करने हैं, IMS पे कोचिंग करनी है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ये जो भी चीज़ें हैं ये करनी है। तो मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों से आप हट करके मैंने जैसे प्रिपरेशन की है उस तरह से करके शायद आप और बेहतर कर सकते हैं मैथ्स में, और इससे कहीं ना कहीं आप एक कॉन्फिडेंस लेकर के आगे चल सकते हैं और बाकी लोगों को दे सकते हैं। मैंने मैथ्स के लिए जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी वो आर्यभट्ट आश्रम की थी। उनकी जो टेस्ट सीरीज़ थी वो काफ़ी अच्छी रही है, और UPSC के जो पेपर्स हैं उनके काफ़ी क्लोज रही है, क्योंकि UPSC भी आजकल काफ़ी सारे बाउंसर क्वेश्चंस डालता है जो पेपर में मतलब हमें ऐसे डर लगने लगता है क्वेश्चंस को देख करके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, तो हमको लगता है कि कैसे हम हैंडल करेंगे। तो उस टेस्ट सीरीज ने मुझे वो सिखाया है कि कैसे जो है उन पेपर्स को हैंडल करना है। तो क्योंकि जब मैं पेपर में बैठा तो मैं ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में वो हैंडल कर चुका था, तो आई वॉज हैबिचुअल कि अब जो है ऐसा ही पेपर आएगा। तो दैट एक्चुअली हेल्प मी इन मैनेजिंग द स्ट्रेस व्हेन आई सॉ कि पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड है। तो और ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी रही है मैथ्स की, और आई वुड लाइक कि आप सब ये स्ट्रैटेजी देखें। और कोई भी अगर सेल्फ स्टडी से रिलेटेड डाउट हो तो जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं मैथ्स के स्ट्रैटेजी के नीचे, आई विल रिप्लाई देयर। एंड ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि जो है मैथ्स को आप अपना स्ट्रेंथ बनाइए। अगर आपकी वीकनेस है मैथ्स तो ट्राई करिए कि मैथ्स एज एन ऑप्शन मत लीजिए। थैंक यू।